नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है सारे डिफेंस के एग्ज़ाम हैं, इस महीने नहीं तो अगले महीने में होने वाले हैं। जैसे कि बीएसएफ, एचसीएम, ट्रेडमैन और भी सारे एग्ज़ाम हैं। इसी वजह से साथियों मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन का एक सेट जो कि करंट अफेयर भी है, इसमें महत्वपूर्ण आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं। बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपको जानकर और जानकारी बहुत ही ज़्यादा एकत्रित करने में अच्छा लगेगा। तो आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा और आपके लिए ये एक चैलेंज ही है जो कि आपको इसको पार करना पड़ेगा। साथियों, तो आपको बताना है कि आप 25 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। अगर एक अनुमान है कि अगर 20 क्वेश्चन आप इसमें से सही कर लेते हैं तो आपकी जीएस में पकड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आप तैयारी में लगे हुए हैं। इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में क्या कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए विशाल जलाशय के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। ऑप्शन है आपका लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा या राखीगढ़ी। तो राइट आंसर इसका दोस्तों होगा बी नंबर, धौलावीरा। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको और भी रखना होगा। जैसे कि ये धौलावीरा गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में आता है दोस्तों, वहाँ पे स्थित है। कहने का मतलब है यहाँ पे जल प्रबंधन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और जो ये लोथल था, लोथल उस समय का जो डॉकयार्ड होता था वो रखने का जगह यहाँ पे बनाया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नॉर्मल ही है, लेकिन इसका पूछने का तरीका किस तरह से है वो आपको ध्यान देना है। तो इसका आप देख सकते हैं ऑप्शन है अनुच्छेद 352, 355, 356 या फिर 360। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 356। अनुच्छेद 356 के तहत ही संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। साथियों, जो ये 352 नंबर है ऑप्शन ए, ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और 356 है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और जो 360 है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जो कि हमारे देश में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए और समझते हैं इसके बारे में कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। ए नंबर ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र, बी नंबर है गुरुत्वीय क्षेत्र, सी नंबर है चुंबकीय क्षेत्र या डी नंबर है नाभिकीय क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके विद्युत मोटर कई उपकरण बनाए जाते हैं जो कि हमारे आधुनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला जा रहा है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 में भारत ने किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर और उन्नत तकनीक के विकास को लेकर विशेष जोर दिया है, जिसका संबंध भविष्य में युद्ध और सुरक्षा व्यवस्था से है। ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है केवल कृषि मशीनरी या फिर बी नंबर है कि ड्रोन और कंडक्टर ड्रॉप टेक्नोलॉजी, सी नंबर है केवल रेलवे इंजन। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों ये सही है, ड्रोन कंडक्टर ड्रॉप टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत सरकार ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अभी 2026 में लगाई है। और इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं कि 2026 में रक्षा क्षेत्र ड्रोन कंडक्टर, ड्रोन सिस्टम, एआई और आधुनिक युद्ध तकनीक पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जैसे कि बीएसएफ की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के लिए ड्रोन निगरानी की क्षमता को तेज़ी से बढ़ाने के लिए इस पर काम किया जा रहा है। ये था इसके बारे में बेसिक चीज़। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि भारत में काली मिट्टी किस फसल के खेती के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। चाय की खेती है, कपास की खेती है, जूट की खेती है या फिर नारियल की खेती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कपास। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण से कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है। जैसे कि यह दक्कन के पठार जो है वहाँ पे ज़्यादा ये मिट्टी पाई जाती है,
तो इसके बारे में ये बेसिक चीज़ था जो कि आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण की दर क्या कहलाती है जिस पर आरबीआई धन उधार देता है। रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट या फिर CRR। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों, रेपो रेट। रेपो रेट वह दर होता है जिस पर आरबीआई प्रतिभूतियों को बदले में बैंकों को अल्पकालिक धन उपलब्ध करवाती है। रेपो रेट बढ़ने पर बैंकों के लिए धन महंगा भी हो जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। आगे है क्वेश्चन 7 नंबर की मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है। ऑप्शन देख सकते हैं कि गुर्दा है, यकृत है, फेफड़ा है या फिर अग्नाशय है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा साथियों, यकृत। यकृत जो होता है ये मानव शरीर में अम्लों के टूटने से बनने वाले अमोनिया को यकृत कम विषैला करके यूरिया में बदल देता है। इसके बाद गुर्दा यानी किडनी यूरिया को मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। बेसिक बात है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 8 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि जुलाई 2026 में भारत के शिक्षा मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव में किस व्यक्ति को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। मतलब किसने संभाला है कार्यभार। प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव या फिर मनसुख मंडाविया। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही है, प्रहलाद जोशी। जुलाई 2026 में दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है। प्रहलाद जोशी केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभालने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता का शपथ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। दोस्तों यदि CGI उपलब्ध नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश भी शपथ दिला सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूरा राजस्व कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929 या फिर कराची अधिवेशन 1931 या हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो आपको याद रखना है दोस्तों 1929 में जो हुआ था लाहौर अधिवेशन, इसमें पूर्ण राजस्व का मांग हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। पूर्ण राजस्व का लक्ष्य ये बनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु की गति 3 गुना कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी। 3 गुनी, 6 गुनी, 9 गुनी या फिर 12 गुनी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब गति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा है 9 गुनी हो जाएगी, सीधे स्क्वायर इसका हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको भी याद रखना है कि K बराबर होता है हाफ mv², चूँकि वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। वेग 3 गुना हो जाएगा तो ऊर्जा जो है 9 गुना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है कि 2026 में भारतीय वायुसेना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली महिला अधिकारी कौन सी बन गई है। अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, मोहन सिंह या शिवांगी सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, भावना कंठ। भावना कंठ फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली भारतीय वायुसेना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। असम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर मिजोरम। तो ये तो बहुत ही क्वेश्चन नॉर्मल है कि त्रिपुरा है जो दोस्तों बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसकी सीमा भारत, असम, मिजोरम, मेघालय से जुड़ी है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी है। दोस्तों ऐसे सवाल अधिकतर डिफेंस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये देख सकते हैं कि O2 है, N2 है, CO2 है या फिर H2 है। तो दोस्तों इसका CO2 सही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को प्रभावित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण से चूने का पानी दूधिया यानी सफ़ेद जैसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है।
ऑप्शन देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है संविधान के थ्रू, तो भाग 3 इसका सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। वहीं नीति निर्देशक तत्व तो दोस्तों भाग 4 में है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित भारत की शुरुआत किस खेल के पदक जीतने के साथ हुई है? कुश्ती है, भारोत्तोलन है, मुक्केबाजी या फिर बैडमिंटन? दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारोत्तोलन। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम भारत ने अपना पहला पदक वेट लिफ्टिंग यानी कॉमनवेल्थ गेम से जीतकर भारत के खाते में रजत पदक लाया है। यह स्पोर्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि एल्बर्ट व्हील विवाद किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित है? तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, रिपन, लिटन या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है साथियों, लॉर्ड रिपन। दोस्तों 1833 में एल्बर्ट व्हील लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। इसका उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय ब्रिटेन नागरिकों से जुड़ी मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया था, जिसके विरोध में ब्रिटिश समुदाय ने तीखा विरोध किया था। बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखना है आपको। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में भारत के कितने क्षेत्र वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं? 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है? टोटल 4 इसमें क्षेत्र हैं। भारत के 4 प्रमुख जैविक क्षेत्र हॉटस्पॉट हैं, उसको याद रखना है आपको कि पहला है हिमालय, दूसरा है इंडो बर्मा, तीसरा है पश्चिमी घाट जो कि श्रीलंका के आसपास का है, चौथा है सूडालैंड, भारत और निकोबार द्वीप से इसका हिस्सा लगता है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या है? अस्थायी रूप से डेटा संग्रह करना, वर्तमान में उपयोग हो रही डेटा प्रोग्राम को अस्थायी रूप से रखना, केवल वायरस हटाना, डी नंबर है इंटरनेट की गति बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है साथियों, वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा प्रोग्राम को अस्थायी रूप से रखना। रैम दोस्तों एक वोलेटाइल मेमोरी है। बिजली बंद होने पर दोस्तों जो भी मौजूदा डेटा रहता है उसको समाप्त कर देता है। रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि अगस्त 2026 की शुरुआत तक भारत से जुड़े चर्चा में यूपीआई के संदर्भ में प्रस्तावित एमडीआर का संबंध किससे था? एटीएम के नकद निकासी, मर्चेंट ट्रांजैक्शन, केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय या फिर केवल बैंक खातों को बंद करने से? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मर्चेंट ट्रांजैक्शन। जो भी व्यापारी वगैरह थे उन पे दोस्तों ये टैक्स लगाया जाएगा और सरकार उसका वसूल करेगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि मर्चेंट जो होंगे वो आम आदमी से वसूलेंगे। तो देखिए क्या होता है इसके बारे में दोस्तों, आगे इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। 2026 में जो यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर को लेकर चर्चा हुई है, रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित बदलाव जो था ट्रेडर्स बेस्ड था और पर्सन टू पर्सन पेमेंट पर असर नहीं पड़ने की बात इसमें कहा गया है कि व्यक्ति जो ट्रांजैक्शन करेगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रभाव पड़ेगा तो मर्चेंटों के ऊपर यानी व्यापारियों के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि भारत चीन सीमा की सुरक्षा को प्राथमिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सशस्त्र बल की है? बीएसएफ की है, सीआरपीएफ की, आईटीबीपी की या फिर सीआरपीएफ की? तो दोस्तों जो भारत और चीन की सीमा है उस पर आईटीबीपी मौजूद रहता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसको आप फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, भारत चीन की सीमा पर तैनात रहती है। और दोस्तों जान लेते हैं जैसे बीएसएफ है, तो बीएसएफ भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान इनकी सीमा पे रहती है। चीन की सीमा पे आईटीबीपी रहती है, नेपाल और भूटान की सीमा पे एसएसबी रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त का क्षरण मुख्य रूप से यानी फिल्टराइजेशन मुख्यतः किस संचार की इकाई से होता है? एल्वोलिन, न्यूरॉन या फिर नेफ्रॉन या फिर बैलूस? दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दोस्तों गुर्दा यानी किडनी का सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें रक्त का फिल्टराइजेशन होता है। यह पुनः अवशोषण कर मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया करती है।
जो नेफ्रॉन होता है। देखिए 23 में कहा जा रहा है कि भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर है या फिर कृषि कर है। दोस्तों तो जो जीएसटी है वो अप्रत्यक्ष कर है। आपको समझना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष क्या होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको कहेंगे तो आपके लिए एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा समझने के लिए। देखिए थोड़ी जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। आपको मुझे बताना है दोस्तों कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। आप कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है दोस्तों कि जुलाई 2026 में कारगिल विजय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया, 25वां, 26वां, 27वां या फिर 28वां। तो दोस्तों इस समय का जो कारगिल विजय दिवस था वो 27वां मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जुलाई 2026 में दोस्तों 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। आपको याद रखना है यह 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था ना, भारतीय सशस्त्र बलों की विजय और शहीद सैनिकों के बलिदान के स्मृति में दोस्तों ये मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको मुझे कमेंट करके अवश्य बताना है दोस्तों कि आप कितना सही किए। देखिए इसके बारे में जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों देख सकते हैं अनुच्छेद 32 वित्तीय पात्रकाल है, अनुच्छेद 51 मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 280 निर्वाचन आयोग है या फिर 324 वित्त आयोग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है दोस्तों कि 51A जो है मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 51 मौलिक अधिकार से संबंधित है। जो अनुच्छेद 280 है दोस्तों ये वित्त आयोग से संबंधित है, ये गलत है दोस्तों। और जो 324 है वो निर्वाचन से संबंधित है, ये वित्त आयोग से नहीं है। और जो 51A है मैंने आपको बता ही दिया। 360 होता है दोस्तों जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये देखकर आपको क्वेश्चनों का लेवल आपको पता लगा होगा। तो ऐसे वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथियों मैं आपसे एक क्वेश्चन का डिमांड किया कि आपको बताना है कि जो जीएसटी था, जीएसटी दोस्तों भारत में के संविधान में कितने नंबर का संशोधन करके जोड़ा गया। आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद तब तक साथियों।